गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। अभी तक हमने क्या-क्या देख लिया है? हमने वर्क कल्चर और सर्विस डिलीवरी, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी वगैरह हमने देख लिया है। आज हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स। क्या होता है इसमें? जनरली कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, बहुत ही बारीक डिफरेंस है। ठीक है? कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स अलग है और कोड ऑफ कंडक्ट अलग है। मतलब अलग क्या है? दोनों एक दूसरे से लिंक ही है। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? एक माइंडसेट है। कोड ऑफ एथिक्स एक माइंडसेट है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ये एक प्रैक्टिकल वे है, ये व्यवहारिक रूप है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए कोड ऑफ एथिक्स पहले देखते हैं। कोड ऑफ एथिक्स एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, ये एक व्यक्ति है। अब इसका माइंडसेट कैसा है? दो एग्जांपल, दो कंपैरिजन देखेंगे। इसका माइंडसेट क्या है कि मुझे दुनिया पे कब्जा करना है, दुनिया पे कब्जा करना है, किसी को हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, काट के फेंक देंगे। तो इसका माइंडसेट कैसा है? तो इसका किस माइंडसेट का है? एक डिक्टेटर माइंडसेट का है। ठीक है, तो ये इसका माइंडसेट। अब प्रैक्टिकल वे में करना होगा तो क्या करेगा? ये तबाही मचाएगा। तो कंडक्ट क्या करेगा? ये आचरण कैसा होगा इसका? तबाही मचा देगा। ठीक है, माइंडसेट कैसा है इसका? कि दुनिया पे कब्जा करना है, किसी भी तरीके से कब्जा करना है, बाइक को कुछ भी कर देंगे, यानी इसका माइंडसेट एकदम डिक्टेटर माइंडसेट का है। ठीक, अब मान लीजिए इसी तरीके की संस्था हो, मान लीजिए कोई संस्था इसी माइंडसेट की हो, कोई संस्था इसी माइंडसेट की है कि क्या करना है, मुझे बस अपना फायदा देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक मेरा फायदा होना चाहिए। इस माइंडसेट से किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो इस संस्था का माइंडसेट क्या है? पूछेंगे माइंडसेट क्या है, तो माइंडसेट कैसा है? इसका भी माइंडसेट एकदम डिक्टेटर वाला है, कुछ भी कर देगा। तो क्या बाहर आएगा, क्या करेगा? मान लीजिए कोई ऐसा संस्था है जो प्रोडक्ट वगैरह बनाती है, तो ये किसी का हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगी, अपने मर्जी से किसी भी तरीके से कुछ भी बनाएगी और बेचने की कोशिश करेगी मार्केट में। कंडक्ट क्या करेगी? मेलाफाइड तरीके से कुछ भी प्रोडक्ट डंप कर देगी मार्केट में, मिलावट वगैरह करके अपना फायदा देखने के लिए, और लोग इसको खा के क्या होंगे? बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, बीमार पड़ेंगे। तो कोड माइंडसेट, कोड ऑफ एथिक्स क्या है? कोड ऑफ एथिक्स क्या है? माइंडसेट है। ठीक, और कोड ऑफ कंडक्ट उसका प्रैक्टिकल वे है। अगर माइंडसेट कैसा है? एकदम डिक्टेटर माइंडसेट का है, कुछ भी तबाही मचा सकता है, तो क्या करेगा? सबको नुकसान मिलेगा। अब देखिए अगर माइंडसेट अच्छा है यानी कोड ऑफ एथिक्स वाला गुड माइंडसेट का है, मतलब अब कोड ऑफ एथिक्स माइंडसेट से ही लेना देना है, तो अच्छे माइंडसेट का है, तो क्या करेगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छे माइंडसेट का है, तो क्या करेगा? अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इस पे जोर देता है। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीजों पे ध्यान देगा। तो क्या करेगा? ये इसका माइंडसेट है, इस टाइप का माइंडसेट है इसका। तो कंडक्ट क्या करेगा? कोड ऑफ कंडक्ट जब करेगा तो क्या करेगा? कोई भी, मान लीजिए ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो क्या करेगा? कोई भी काम करेगा तो जनता के सामने सारी चीजें रखेगा, अकाउंटेबल रहेगा, उनके ट्रांसपेरेंसी अपनाएगा, ये करेगा। ठीक है, और सबके हित में सोचेगा हमेशा। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या है? कोड ऑफ एथिक्स क्या है? कोड ऑफ एथिक्स एक माइंडसेट है। कैसा माइंडसेट है? जो आपको बुरी स्थिति में, मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आई है जहां पे नियम स्पष्ट नहीं है, पूरी तरीके से नियम स्पष्ट है नहीं, स्पष्ट नियम नहीं है। ठीक है, और अब उस समय देखा जाएगा माइंडसेट कैसा है। तो माइंडसेट अगर अच्छा माइंडसेट है तो क्या होगा? जनता की भलाई को पहले प्राथमिकता देंगे, भले नियम स्पष्ट नहीं हो, किसी भी हालत में रहेंगे, जनता की भलाई आपके लिए प्राथमिकता होगी। ठीक है, ऐसे ही संस्था है, उसका माइंडसेट होना चाहिए, सही ह्यूमन है, उसका माइंडसेट होना चाहिए। तो जब कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं ना, तो हम ये बोल रहे होते हैं कि संस्था का माइंडसेट कैसा है। ठीक है, वो किन वैल्यूज को कैरी करता है, किन वैल्यूज को मानता है। कोड ऑफ एथिक्स संस्था किन वैल्यूज को कैरी करता है। ठीक है, ये है कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, अगर नियम स्पष्ट नहीं होते हैं
तो उसके वैल्यूज जो है बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। क्या? जनहित, ये स्पष्ट है। नियम स्पष्ट नहीं, इसमें काम कर रहे हैं बहुत सारे संस्था, तो उनके जो वैल्यूज है जो संस्था के, वो उनके कर्मचारियों में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, नियम स्पष्ट भले ना हो, तो हमें वैल्यू स्पष्ट है कि जनहित को ध्यान में रखना है। कोई नियम स्पष्ट नहीं है, किसी मान लीजिए कोई XYZ परिस्थिति बन गई, आप ग्राउंड पे गए, वहां पर कोई रूल्स स्पष्ट नहीं है, लेकिन संस्था के कोड ऑफ एथिक्स यानी उसकी वैल्यूज, उसका माइंडसेट क्लियर है, जनहित। ठीक है, तो कोड ऑफ एथिक्स क्या है? कोड ऑफ एथिक्स माइंडसेट है, कोड ऑफ एथिक्स माइंडसेट है, और कोड ऑफ कंडक्ट इस माइंडसेट के अकॉर्डिंग उसका आचरण है। आप नैतिक, आपका माइंडसेट नैतिक है, ठीक है, मोरल है, आप कंडक्ट क्या करेंगे, अपना आचरण भी मोरल रखेंगे। ठीक है, बेईमान टाइप के हैं तो हरकतें भी बेईमान वाले होंगी। समझ में आ गया? ये है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का डिफरेंस। डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? माइंडसेट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? आचरण। इसके अकॉर्डिंग आप क्या आचरण करते हैं। समझ में आ गया? कोड ऑफ एथिक्स मतलब किसी संस्था का माइंडसेट क्या है। अब देखिए, थोड़ा लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बात और समझ में आएगी। मैंने इसमें बुलेट पॉइंट्स में लिखे हैं, लेकिन जो मेन PDF है उसमें बुलेट पॉइंट नहीं है, उसमें पूरा लिखा हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो कोड ऑफ एथिक्स मतलब संगठन के मूल्य और प्रिंसिपल, क्या बताएगा, क्या सही है और क्या क्यों सही है, ये बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। और इसमें ये फीचर्स क्या है, ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ये बहुत ही ब्रॉडर फिलोसॉफिकल है, मोरल गाइडेंस देता है, डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। रूल्स नहीं बल्कि थिंकिंग फ्रेमवर्क है, यानी माइंडसेट है, जो मैंने बोला माइंडसेट है। कोर वैल्यूज इसमें क्या कौन कौन से आती हैं? इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सेल्फलेसनेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि डेटा, तथ्यों के आधार पर बात करना। ठीक है, हवाबाजी ना करना। और इसमें क्या रहेगा, हम हमेशा जनहित को प्राथमिकता देंगे, हम ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखेंगे। क्या है? संस्था का माइंडसेट है। कोड ऑफ एथिक्स संस्था का माइंडसेट है। और कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट। मतलब जो संस्था का माइंडसेट है, जो जिन वैल्यू को वो कैरी करती है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो क्या कानून बनाई हुई है, क्या रूल्स है उनके पास। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट पूरी तरीके से स्पष्ट होता है, एकदम क्लियर होता है, क्लियर रूल बने होते हैं। कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स स्पष्ट नहीं होता क्योंकि वैल्यूज को कैरी करता है ये बहुत ज्यादा। समझ में आया किन वैल्यूज को कैरी करता है, और उन्हीं वैल्यू, जो वैल्यू कैरी करता है उन्हीं वैल्यू के अकॉर्डिंग ये कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाता है, और स्पष्ट क्लियर नियम बना देगा। ठीक है, क्या क्या बनाएगा? स्पेसिफिक क्लियर नियम बनेंगे, एक्शन ओरिएंटेड होगा, लीगल डिसिप्लिनरी बेस्ड देता है ये। एग्जाम्पल के लिए कौन से नियम बनेंगे? रिश्वत लेना मना है, समय पर ऑफिस आना है, सरकारी संसाधनों का मिसयूज नहीं करना है, सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना है। क्लियर, ये नियम क्लियर है, बिल्कुल ऐसा नियम बना होता है कि जब ये इस तरीके के देखें तो किसी संस्था का क्या है, ये कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये इसमें वैल्यू दिख रही होंगी। ठीक है, रिश्वत नहीं लेना है, समय पर ऑफिस आना है, सरकारी संस्था का मिसयूज नहीं करना है, सभी के साथ समान व्यवहार करना है, तो क्या दिख रहा है इसमें? वैल्यूज दिख रही है उस संस्था की। ठीक है, वैल्यूज दिख रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है वैल्यूज, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। और ये जो वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रही है वो कोड ऑफ एथिक्स है। कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट बना है किसी संस्था का। अब देखिए डिफरेंस, देखिए नेचर क्या होता है कोड ऑफ एथिक्स का, कोड ऑफ कंडक्ट का। नेचर क्या है? ये ब्रॉडर है कोड ऑफ एथिक्स, और अब्स्ट्रैक्ट है, छू नहीं सकते। ठीक है, छू नहीं सकते, दिखता नहीं, स्पष्ट नहीं है। ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? स्पेसिफिक है, कॉन्क्रीट है, क्लियर दिखता है, क्लियर दिखता है कि क्या नियम क्या बना हुआ है। कोड ऑफ एथिक्स वैल्यूज पे टिका हुआ है, तो वो इंटरनल होता है। फोकस किस पे होता है? फोकस ये वैल्यूज और प्रिंसिपल पे फोकस करता है कोड ऑफ एथिक्स, और ये रूल्स एंड एक्शन पे। इस डिफरेंस से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। माइंडसेट, और इसी माइंडसेट को अप्लाई करके कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया ताकि व्यवहारिक रूप में लोग व्यवहार करें। जैसे आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए क्या बनेगा? कानून बनेगा। इस कानून के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। ठीक है, पर्पस क्या होता है? ये मोरल गाइडेंस है, और कोड ऑफ कंडक्ट बिहेवियरल रेगुलेशन है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल है कोड ऑफ एथिक्स, ये स्ट्रिक्ट है, कानून स्ट्रिक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए ईमानदार रहो, कोड ऑफ एथिक्स ये कहेगा, इस तरीके का माइंडसेट लेगा, ईमानदार रहो। ठीक है, और कोड ऑफ कंडक्ट क्या कर देगा? रिश्वत मत लो, ऐसा कानून बना देगा। ईमानदार रहो, ये माइंडसेट बना के रखना है, तुरंत इस माइंडसेट को अप्लाई कैसे करेंगे कि रिश्वत मत लो, एक कानून, एक लॉ बनाने के। ठीक है, लॉ फॉर्म करेंगे,
इसलिए ये प्रैक्टिकल हुआ है और ये सब माइंडसेट है पूरा। रिलेशन क्या है दोनों में कि एथिक्स कंपास यानी दिशा दिखाता है, कंडक्ट यानी कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कंपास है, दिशा दिखाता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एक मैप की तरह है, रास्ता बताता है। तो एथिक्स सोचना बताता है, कंडक्ट उस सोच को लागू करता है। मैंने बोला था ना कि एक माइंडसेट है, तो उस माइंडसेट को लागू करने के लिए एक कंडक्ट बनेगा, आचरण बनेगा। ठीक है, एक थिंकिंग है, एक एप्लीकेशन पार्ट है। समझ में आया? एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक अधिकारी है, ठीक है, उसी के रिश्तेदार उसे फाइल पास करवाने आते हैं, तो यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स क्या है कि बोलेगा, अपने मन में आप क्या आएगा कि निष्पक्ष रहना है और जनहित को प्राथमिकता देना है। ठीक है, और कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में खुद को अलग करना होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है क्या होता है। ठीक है, तो फाइलों को नियमों के अनुसार प्रोसेस करना होगा। देखिए, एक अधिकारी है, अब अपना फाइल पास करवाने के लिए इन्हीं के रिश्तेदार लोग इनके पास आ गए हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बन गया है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला। तो इनको क्या करना होगा, इसको इस ऐसे मामलों से अपने आप को दूर कर लेना है। अपने सीनियर को बता दें कि जो ये फाइल वगैरह आ रहा है, इसमें मेरे ही लोग जुड़े हुए हैं, तो कृपया करके मुझे इस मामले से पहले हटाइए, किसी दूसरे अधिकारी को यहाँ अपॉइंट करिए ताकि मामला निष्पक्ष रह सके। ठीक है, तो क्या होगा, कोड ऑफ एथिक्स में निष्पक्ष रहो, आपके मन में आएगा जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो उसका प्रैक्टिकल पार्ट क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से खुद को अलग करना और फाइल को नियमों के अनुसार प्रोसेस होने देना। तो दूसरा अधिकारी आएगा, वो उनका रिश्तेदार नहीं है, तो उनका रिश्तेदार नहीं है तो क्या होगा, मामला निष्पक्ष रूप से काम हो पाएगा। ठीक है, तो क्या है ये, निष्पक्ष रहो, जनहित को प्राथमिकता दो, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को खुद से अलग करना। समझ में आया होगा। देखिए, इंपॉर्टेंस क्या है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का। कोड ऑफ एथिक्स में मोरल आइडेंटिटी बनती है, एथिकल डिसीजन मेकिंग होते हैं, वैल्यू बेस्ड गवर्नेंस होता है, यानी गुड गवर्नेंस को काफी ध्यान में रखा जाता है इस मामले में। ठीक, और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन और गुड गवर्नेंस। समझ में आया। तो मोरल आइडेंटिटी बनती है किसी भी संस्था की। ठीक है, किसी भी संस्था की मोरल आइडेंटिटी बनती है, अगर वो इन सब चीजों पे खरा उतरता है तो बोला जाता है ना कि वो संस्था बहुत ही अच्छे से काम करती है। ठीक है, तो फिर क्या मिलता है इनको, चार्टर मार्क। अगर गवर्नमेंट का है तो चार्टर मार्क पीछे बढ़ाया गया था। चार्टर मार्क क्या होता है, तो चार्टर मार्क मिलेगा इनको, तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि ये संस्था काफी अच्छे से काम करती है। ठीक है, भेदभाव नहीं करती है, तो मोरल आइडेंटिटी इनकी मजबूत होती चली जाती है। अब देखिए, मंत्रियों के लिए आचार संहिता यानी कोड ऑफ एथिक्स फॉर मिनिस्टर्स क्या है, मंत्री क्या सोचेगा, कैसे बिहेव करेगा ताकि जनता का भरोसा उस पर बने, ये कोड, उनका कोड ऑफ एथिक्स। समझ में आया? मतलब क्या है कि पावर का मिसयूज नहीं करेगा, उसे सही तरीके से ईमानदारी से इस्तेमाल करेगा, ये मंत्री की जिम्मेदारी है, और उसका कोड ऑफ एथिक्स इसी तरीके से बनाया गया। कोड ऑफ एथिक्स क्या, माइंडसेट। और इसमें क्या क्या मुख्य बातें आने वाली है इसमें, कि मंत्री का कोड ऑफ एथिक्स जनहित को सर्वोपरि रखेगा, पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट, मतलब अपना इंटरेस्ट बाद में, पब्लिक इंटरेस्ट पहले। ठीक है, जनता पहले होगी, अपने आप को बाद में रखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मंत्री के दोस्त की कोई कंपनी में टेंडर है, तो क्या करेगा, और दूसरी कंपनी का मान लीजिए टेंडर काफी बेहतर है, तो इसको बेहतरी को प्रमोट करना होगा, बेहतर को देना होगा। ये नहीं करना कि मान लीजिए मेले साहब है, ठीक है, मेले साहब क्या है, मिनिस्टर बन गया है, तो इनका दोस्त आ गया, मेले साहब का दोस्त आ गया यहाँ पे कि मेले साहब ये टेंडर है, देख लीजिए, ये बोल दिया। तो मेले साहब को क्या करना होगा, देखना होगा कि और जो कंपनी आई है, केवल इनके दोस्त की कंपनी नहीं, और कंपनी अगर इनसे बेहतर है तो प्राथमिकता किनको देनी है, अपने मेले साहब का जो दोस्त है उनको नहीं, जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है उनको। तो पब्लिक इंटरेस्ट पहले देखना है, तो सही काम बेहतर कंपनी को चुनना होगा, गलत काम दूसरों दोस्त को फायदा देना ये नहीं करना है। दोस्त को क्या करना है, फायदा नहीं करना है। उनको क्या बोलना है दोस्त को, मेले साहब को क्या करना है, मेले साहब बोलेंगे कि भाई अभी तुम जाओ, अपने आप में थोड़ा सुधार करो, बेहतर बनाओ, फिर उसके बाद आना, फिर हम तुम्हें देखेंगे। दूसरी बात क्या होगी, ईमानदारी, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ठीक है, ना रिश्वत लेंगे ना रिश्वत देंगे। ठीक है, इसको मेंटेन करना है। कोई व्यक्ति गिफ्ट देकर काम करवाना चाहता है कि मेले साहब 10 बीघा जमीन है मेरी, आपकी हुई, ये काम करवा दीजिए, ये टेंडर है 10,000 करोड़ का, पास करवा दीजिए। तो क्या होगा, मंत्री साहब को क्या करना होगा, मेले साहब को या चंपी साहब को मना करना होगा कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा। और मेले साहब और चंपी साहब के पास ऐसे कोई मामले जाते हैं तो उनको मना ही करना चाहिए, ये नहीं कि कूद के बागड़ बिल्ले की तरह कूद जाए और कह के लाइए वो 10 एकड़ जमीन हमारे नाम और ये टेंडर आपके नाम, ये ना हो। ठीक है, अकाउंटेबल रहना होगा, किनको, मेले साहब और चंपी साहब को, मेले साहब और चंपी साहब को अकाउंटेबल रहेगा। कोई गलती करते हैं तो उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है,
मान लीजिए किसी मंत्रालय में घोटाला हो गया, चंपी साहब या मेले साहब किसी मंत्रालय को संभाल रहे थे, मंत्री थे, उसमें घोटाला हो गया तो उसकी जिम्मेदारी ले, जांच वगैरह करवाए। अगर खुद उसमें गड़बड़ी का मामला आया ना तो क्या करेंगे, इस्तीफा दे मेले साहब या चंपी साहब, ठीक है। तो मंत्री को क्या करना चाहिए, जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन भी कर सकता है, उसको कर देना चाहिए। चौथी बात क्या है, किसकी बात ध्यान रखना चाहिए मिनिस्टर्स को, पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबल तो रहे ही, कोई काम छुपाना नहीं है। जो भी सरकार की योजना का खर्च है पब्लिक करना, आरटीआई से जानकारी दे देना। अगर वो आरटीआई लगा रहा है तो क्या कर रहे हैं मेले साहब या चंपी साहब, नहीं देंगे, नहीं देंगे। आरटीआई हो चुका है पीछे, अगर आपने पीडीएफ लेके नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। तो ये ट्रांसपेरेंट रखना है, आरटीआई के द्वारा जानकारी दे देनी है। ये नहीं कहना कि ये हमारी सीक्रेट है, ये हमारी प्राइवेसी का मामला, ये कोई प्राइवेसी का मामला नहीं है। सरकारी योजनाओं का खर्च कोई प्राइवेसी का मामला नहीं है, आपको देना है। बोल दिया गया कि दो तो दो, यहाँ पे मेले साहब मना नहीं कर सकते कि हम मेले साहब हैं, हम जो करेंगे वही करेंगे, ठीक है। और क्या है कि मिसयूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर यूज ऑफ पावर, मिसयूज नहीं करना है कि मेले साहब हैं, हम चंपी साहब हैं, हम जाएंगे तो कारवां बिक जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी कर देने का माइंडसेट यानी डिक्टेटर माइंडसेट नहीं आना चाहिए मन में, प्रॉपर यूज ऑफ पावर होना चाहिए, पावर का मिसयूज नहीं करना है। जैसे मिसयूज ऑफ पावर कैसे करेंगे, कोई ऑफिसर है, बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर आया है, काम करना चाहता है, तो मेले साहब चंपी साहब पहुंच गए, अरे बुके लेके फूल माला, पहले तो ऐसे ही पहुंचते हैं, फूल माला लेके पहुंचते हैं, ये देखिए ऑफिसर साहब, अधिकारी साहब, हम यहाँ के चंपी साहब हैं, हम यहाँ के मेले साहब हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे किसी भी काम में। चंपी साहब और मेले साहब ये मिसयूज ना करे पावर का। कैसे मिसयूज करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, कैसे मिसयूज करेंगे, ऐसे मिसयूज करेंगे पावर का। देखिए क्या करते हैं चंपी साहब और मेले साहब, चंपी साहब मेले साहब क्या करेंगे मिसयूज ऑफ पावर में, एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या ऑफिसर को प्रेशर क्रिएट करेंगे कि हमारा काम कर दो, ठीक है। ये है मिसयूज ऑफ पावर। कहीं कुछ सही हो रहा है और ये ऑफिसर जो है बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, ऐसे सिचुएशन है, मेले साहब और चंपी साहब फोन कर देते हैं, मेले साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे फेवर में सब करो, ये प्रेशर क्रिएट करना, ये मिसयूज ऑफ पावर है। दूसरा क्या है, देख लीजिए, मान लीजिए ये मेले साहब है, चंपी साहब या मेले साहब, अब इनके कोई रिश्तेदार इनके पास अपना फेवर लेके चले आते हैं, ठीक है। जैसे इनके रिश्तेदार हैं तो ये क्या बोलते हुए जाएंगे, चंपी साहब, मेले साहब, मेरा काम है, ये कर दीजिए, ठीक है। जो कि पावर का मिसयूज करना है एक तरीके से, ठीक है। तो क्या है, चंपी साहब और मेले साहब क्या इनका काम कर देते हैं, तो ये मिसयूज ऑफ पावर है। तो ये नहीं करना था इनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से अपने आप को दूर हटाना है, क्योंकि रिश्तेदार अगर खुद के आ रहे हैं अपना काम करवाने के लिए किसी भी चीज का, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है। तो चंपी साहब या मेले साहब को क्या करना चाहिए, दूर हटना चाहिए इन सब मामलों से। और क्या करना चाहिए, चंपी साहब या मेले साहब को भेदभाव ना करना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी सबको बराबर मानना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही होता है, यानी योजना का लाभ सभी को मिले, सभी लोगों को मिले, सिर्फ अपने कास्ट या रीजन को न दे। कुछ एमपी, कुछ चंपी साहब और कुछ मेले साहब होते हैं, मेले साहब क्या करते हैं, अपने क्षेत्र विशेष के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि हमारा क्षेत्र है, हमारे लोग हैं, हमारे कुछ लोग हैं, हम इनको ज्यादा प्राथमिकता देंगे, ठीक है। तो सबको बराबर मानना, ये नहीं करना है। आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से उठे, आप बने, तो वो उनके सभी को ध्यान में रखना होगा, कौन किस कास्ट से है, कौन किस कास्ट से नहीं, कौन किस रिलीजन का है, इस पे ध्यान नहीं देना है। तो चंपी साहब और मेले साहब को क्या करना है, सबको ध्यान देना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करना है, भेदभाव नहीं करेंगे ये, ठीक है। देखिए अब रियल लाइफ में एग्जांपल थोड़ा 1 by 1। एक मंत्री को सड़क बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, ठीक है, एक मंत्री सड़क बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, बेस्ट कंपनी को चुनता है तो जनहित का मामला है, रिश्वत नहीं लेता है, ईमानदार है, पूरा प्रोसेस पब्लिक करता है, ट्रांसपेरेंट है, किसी रिश्तेदार को फेवर नहीं देता, तो नो मिसयूज ऑफ पावर। तो ये क्या है, एक कोड ऑफ एथिक्स इन एक्शन है, कोड ऑफ एथिक्स माइंडसेट है, और ये सारी चीजें की गई तो उस माइंडसेट को एक्शन में लाया गया। एक मंत्री है, सड़क बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, बेस्ट कंपनी को चुन रहा है तो पब्लिक इंटरेस्ट देख रहा है, रिश्वत नहीं ले रहा है, तो ईमानदार है, ऑनेस्ट भी है, पूरा प्रोसेस पब्लिक कर देता है, ट्रांसपेरेंसी को मानता है, किसी रिश्तेदार को फेवर नहीं दे रहा है, तो नो मिसयूज ऑफ पावर नहीं कर रहा है, तो ये कोड ऑफ एथिक्स इन एक्शन है। समझ में आया? यानी काम बेहतर हो रहा है, यानी
चंपी साहब या महले साहब बेहतर काम कर रहे हैं इस मामले में? कोई भी इस वक्त चंपी साहब या महले साहब में कौन बेहतर काम कर रहा है? पार्लियामेंट में कौन सवाल पूछ रहा है? लोगों के, आम जन के मुद्दों को कौन उठा रहा है पार्लियामेंट में? चंपी साहब, कौन चंपी साहब उठा रहा है इस मामले को? आपको पता चल जाएगा, जो उठाएगा वो बढ़िया चंपी साहब है। देखिए, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को याद रखने वाला, जिसमें कुछ बातें आती है जैसे पब्लिक इंटरेस्ट, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर यूज ऑफ पावर, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इनको याद रखने का एक ट्रिक है, PITPN यानी पिया TPN। ये वर्ड याद रखेंगे तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर यूज ऑफ पावर और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये आपको याद रहेगा। ये ट्रिक है। क्या है? या TPN, ये 5 वर्ड याद रहेंगे तो आपको ये भी याद आ जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए, सेकंड ARC के अनुसार भी मंत्रियों के आचरण कैसे होने चाहिए। सेकंड ARC एक पूरी रिपोर्ट दी हुई है, रिकमेंडेशन है इनके पूरा पूरा सेकंड ARC का। तो आपको नोट्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें देखेंगे और डिटेल में दिया गया है, इसमें मैं समझाने के लिए बस कर रहा हूँ। सेकंड ARC का मार्केट में किताब मिलता है एक, जो रिकमेंडेड बुक होती है ना, तो किताब आप चाहें तो रिकमेंडेशन वाली बुक खरीद सकते हैं आराम से, आपके लिए काफी बेहतर होगा। तो क्या है, सेकंड ARC के अनुसार मंत्री को ऐसा काम करना चाहिए कि कोई भी न कहे कि उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। सेकंड ARC के अनुसार, सेकंड ARC न भी बोलता ना, तो आम आदमी या आम व्यवहार में ये तो उम्मीद करता ही करता है कि मिसयूज ऑफ पावर ये ना हो। आपको चंपी साहब या महले साहब बनाया गया है तो मिसयूज करने के लिए नहीं। अगर आप चंपी साहब हैं, महले साहब हैं, अब एक टाइम तक ही लोग सहते हैं, एक बार जब घड़ा भर जाता है तो चंपी साहब को बिठा के, महले साहब को बिठा के, महले साहब को बिठा के मेला किया जाता है और चंपी साहब को बिठा के चंपी की जाती है अच्छे से, ठीक है। एक समय तक घड़ा भरता है, एक बार भर ऊपर फ्लो होने लगा ना तो फिर आदमी फटता है बम की तरह। उसके बाद चंपी साहब हो चाहे महले साहब हो, फिर दिक्कत होती है। पहला, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। क्या करना है इसमें? जहां पे पर्सनल फायदा और सरकारी काम टकरा रहे हैं वहां से अपने आप को अलग करना है, चंपी साहब और महले साहब को, अपने आप को। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए आप कंपनी चलाते थे, कभी आपको उम्मीद नहीं थी कि आप चंपी साहब या महले साहब बन जाएंगे, और चंपी साहब महले साहब बनने के बाद आपको मिनिस्ट्री मिल जाएगी, ठीक है। मान लीजिए बन गए, आपकी एक फर्टिलाइजर कंपनी है, आप चला रहे थे, खाद की कंपनी चला रहे थे, आप गलती से चंपी साहब या महले साहब बन गए। चलिए, चंपी साहब महले साहब भी बन गए, अब मिनिस्ट्री भी मिल गई आपको। कौन सी मिनिस्ट्री मिल गई? आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए अब आप एग्रीकल्चर से कोई से रिलेटेड कोई पॉलिसी बना रहे हैं, चंपी साहब या महले साहब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक तो आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, दूसरा आपकी खुद फर्टिलाइजर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला चल रहा है, तो क्या करना चाहिए, इस मामले से अपने आपको अलग कर लेना चाहिए। उस पॉलिसी मेकिंग में आपको नहीं होना है। ये आप स्पीकर को बताइए, इस पॉलिसी मेकिंग से हमको दूर करिए, हम हटना चाहते हैं। उनको बता दीजिए कि हमारी बड़ी कंपनी है और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला जुड़ा है, क्योंकि अगर मैं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई पॉलिसी बनाऊंगा तो हो सकता है कि जो कंपनी है अपने कंपनी के लिए फायदे में कर दो कुछ, और मुझे ना भी करूं तो भी मुझ पर आरोप लगेगा बाद में कि ये इसकी कंपनी थी, इसलिए ने अपने लिए इसने पॉलिसी बनाई है, अपने हित के लिए पॉलिसी बनाई है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपने आपको खींच लेना, ये चंपी साहब या महले साहब को कर लेना चाहिए। दूसरी बात, MP और मंत्री की भूमिका को अलग रखना है। मान लीजिए आप चंपी साहब है या महले साहब भी है, ठीक है, चंपी भी है, महले भी है, महले साहब भी है, मिनिस्टर भी है। तो क्या करना है, जब आप संसद में है, मान लीजिए संसद में है, विधानसभा में है, आप अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आप मिसयूज कर रहे हैं अपने मिनिस्टर है आप, तो वहां पे भी मिनिस्टर का पावर मिसयूज कर रहे हैं कि मिनिस्टर है, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर या फिर विधानसभा के अंदर आप केवल महले साहब है, और पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ चंपी साहब है, आप मिनिस्टर नहीं है आप कोई भी, ठीक है। और आप मिसयूज ना करिए अपने पावर को। अब क्या होगा, संसद में अपनी पावर दिखाकर अपने फैसले को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, और दोनों रोल को हमें अलग रखना है, अलग अलग निभाना है। अगर आप मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट या विधानसभा से बाहर आ रहे हैं, तो आप मिनिस्टर का रोल निभाइए, जो मिनिस्टर है। अब आप पार्लियामेंट में है या महले साहब में है, अंदर है, तो आप महले साहब और चंपी साहब का रोल निभाइए, ठीक है। सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए, ये क्लियर कट दिमाग में रहे। चंपी और मंत्री की भूमिका अलग अलग रखना, हाई मोरल वैल्यूज अपनाना, यानी हमेशा सही वैल्यूज को फॉलो करना, किसी धर्म जाति के खिलाफ बोलना नहीं है आपको, सभी को बराबर मानना है, ठीक है। आज क्या हो रहा है, आज देख रहे हैं न्यूज वगैरह में, धड़ल्ले से चंपी साहब महले साहब क्या है
चंपी साहब मेले साहब स्टेज पे खड़े हैं और हेट स्पीच कर रहे हैं, इसकी मनाही है। चंपी साहब और मेले साहब, यहाँ तक कि जो मिनिस्टर बन गए हैं उनकी भी भूमिका वो नहीं समझ पा रहे हैं, लगे हैं धड़ल्ले से ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उल्टा सीधा भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मीडिया संस्थान में जाके वहां पे किसी मिनिस्टर को या किसी, मान लीजिए कोई सीएम है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर रहा हो, हटा दिया गया, क्या बोल रहे हैं वहां पे जाके? देशद्रोही बोल दे रहे हैं, देशद्रोही है। ऐसे भाषण सुनने को मिलते हैं आपको। तो चंपी साहब और मेले साहब क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं। उनको हाई मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना था, लेकिन क्या किया उन्होंने? अपनी हरकतें दिखा दी कि देखो हम यही है, अपने आप को एक्सपोज कर दिया। तो हाई मॉरल वैल्यूज को अपनाना चाहिए चंपी साहब या मेले साहब को। किसी भी जाति धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है, सबको बराबर मानना है। लेकिन चंपी साहब और मेले साहब की बीमारी क्या है कि नहीं, हमको हेड स्पीच करना है। खाना हजम नहीं होता है मेरा हेड स्पीच किए बिना, ठीक है। चौथा, पावर का मिसयूज नहीं करना है, यानी क्राइम नहीं करना। मिसयूज करना पावर का मतलब क्राइम कर दिया, ये नहीं करना है। गलत तरीके से पावर यूज न करना, अपराध हो जाएगा। ये बताया गया मिसयूज ऑफ पावर नहीं करना है। ये सेकंड ARC भी बोल रही है किस तरीके की हरकतें न करें मेले साहब या चंपी साहब, ठीक है। किसी आरोपी को बचाने की कोशिश न करें, किसी ऑनेस्ट ऑफिसर को दबाने की कोशिश न करे। ये सिर्फ अनएथिकल ही नहीं है, इलीगल भी है, गैर कानूनी है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। रूल ऑफ लॉ याद है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। और क्या फॉलो करना चाहिए? ये तो करना ही है चंपी साहब को, चंपी साहब या मेले साहब को, चंपी साहब और मेले साहब को ट्रांसपेरेंसी रखनी है। लेकिन चंपी साहब मेले साहब रखते हैं, देखना है, ठीक है। सरकारी डिसीजन को जनता को बताना है, कुछ भी सीक्रेट नहीं रखना है। RTI लगाएंगे तो देना है, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सेकंड ARC का और क्या रिकमेंडेशन है इसमें, इस मामले में? इसमें आता है पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डालना है, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डालना। ऑफिसर्स को पॉलिटिकल काम के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मेले साहब है, ये मेले साहब है, एक ऑफिसर है। अब मेले साहब क्या कर रहे हैं? अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑफिसर है, उसको बुला लिया कि चलो भाई तुम भी करो। तो ये क्या है? फोर्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं इस पे अपना। एक तो पावर में है तो ऑफिसर को बोलना चलो। अभी आपने देखा होगा कि, मतलब नाम नहीं लूंगा, लेकिन होली का टाइम था, एक जन स्टेज पे बैठे हुए थे, यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर था, ये थोड़े नशे में थे, रसायन लिया हुआ था, इनको बोल रहे नाच, नाचो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट किया। दूसरा, मिसयूज करते हैं अपने पावर का, कि हमारा काम होना चाहिए, हमारे जैसा काम होना चाहिए, हमारे हित में काम करो, वो प्रेशर नहीं डालना है। सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक मंत्री है, अपनी उसकी अपनी कंपनी है, वो पॉलिसी बनाता है। कौन? मेले साहब या MP साहब। ऑफिसर पे दबाव डाला जाता है कि सब कुछ छुपाओ, ठीक है, यानी सब कुछ छुपाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं करता। तो क्या है? अनएथिकल है, इलीगल है। प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ऑफिसर पे, कुछ भी ट्रांसपेरेंट मत करना। हम चंपी साहब हैं। अब सही मिनिस्टर जो होता है, जो सही चंपी साहब या मेले साहब होते हैं, वो कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। सही मिनिस्टर कैसे होंगे? जहाँ पर्सनल इंटरेस्ट है, डिसीजन से हट जाते हैं, ऑफिसर पर दबाव नहीं डालते हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखते हैं। तो क्या है? ये एक आइडियल मिनिस्टर है, यानी एक आइडियल चंपी साहब है, एक आइडियल मेले साहब है। ऐसा एक अच्छा मिनिस्टर, एक अच्छा मिनिस्टर ऐसा होगा। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसे चंपी साहब हमें दिखते हैं, इक्का दुक्का अगर दिख गए तो। ऐसे मेले साहब दिखते हैं, ये है चंपी साहब और मेले साहब, अच्छे वाले। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? मिनिस्टर का कोड ऑफ एथिक्स, उनको क्या पालन करना चाहिए, सेकंड ARC का। चंपी साहब और मेले साहब ही मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो इनके लिए कुछ खास अलग नहीं है। वो जो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो कर रहे हैं मिनिस्टर्स, ऑलमोस्ट चंपी साहब और मेले साहब को भी वैसा ही कुछ फॉलो करना होता है। क्यों? क्योंकि ये माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। तो विधायकों और सांसदों के लिए क्या है? कोड ऑफ एथिक्स फॉर MPs एंड MLA। जो नेता यानी चंपी साहब MLA साहब जनता के वोट से जीत कर आते हैं, उन्हें कैसा बिहेव करना चाहिए? कोड ऑफ एथिक्स, यानी बिहेवियर कैसा करना है। तो जनता को चुना है, जनता ने चुना है, तो उनके लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। चाहे मिनिस्टर साहब हो, चाहे चंपी साहब हो, मेले साहब हो। चंपी साहब ही मेले साहब ही जाएंगे मिनिस्टर बनने। तो क्या है? ईमानदारी से काम करना है। बेईमानी से काम कौन करना चाहता है? अलग कुछ नहीं है इसमें। फिर भी जनहित सबसे पहले, यानी पब्लिक इंटरेस्ट देखना होगा चंपी साहब को, मेले साहब को, ठीक है। ऑनेस्ट रहना होगा, ये रहना ही होगा, ठीक है।
अपनी कंपनी चलाए चाहे मिनिस्टर बने, पद का सही उपयोग करेंगे, मिसयूज ऑफ पावर नहीं करेंगे, सदन के नियम का पालन करेंगे, ठीक है। यानी पार्लियामेंट में है चाहे विधानसभा में है, जाके वहाँ पे चप्पल जूता नहीं चलाएंगे, गालियां नहीं देंगे। ये कि पार्लियामेंट का जो एक कोड ऑफ एथिक्स है पार्लियामेंट का, जाके इसको एकदम नेस्तनाबूद करें, चप्पल जूता चलाने लगे, गालियां देने लगे चंपी साहब मेले साहब, ठीक है। ये सब ना हो, ये बुमा बुम ना करे आके यहाँ पे, ये सब मेंटेन करके चलना होगा चंपी साहब को, मेले साहब को। सार्वजनिक पैसे का सही उपयोग करना होगा चंपी साहब, यानी MPLADS फंड। आपको पता है MPLADS का एक स्कीम है, ठीक है, कि हम MP को कुछ फंड दिए जाते हैं, वो क्या करता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करके स्कूल, सड़क, अस्पताल ये सब बेहतर करने की कोशिश करता है, बनवाने की कोशिश करता है। उसका मिसयूज ना करे, अपनी संपत्ति बतानी होगी कि मेले साहब चंपी साहब कितना 1000 करोड़ रुपए अपने पास रखे हुए, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। मान लीजिए मेले साहब है, उनके पास फंड आया, उन्होंने स्कूल बनवाया, यानी जनहित का काम किया, कोई रिश्वत नहीं लाई, ईमानदारी है, नियम से काम किया, डिसिप्लिन है, अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की, ये उनका ट्रांसपेरेंसी। तो ये क्या है, एक आइडियल चंपी साहब है, या मेले साहब है, आइडियल लीडर, यानी आइडियल MP साहब, चंपी साहब। अब देखिए कुछ चंपी साहब और MLA साहब के लिए एक्स्ट्रा 5 पॉइंट और। बाहरी दबाव से मुक्त रहना होगा, नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस, यानी किसी कंपनी या कंपनी नेता या पैसे के दबाव में आकर डिसीजन नहीं लेना है। चंपी साहब है, मेले साहब है, एक बड़ी जाइंट कंपनी आती है, मल्टीनेशनल कंपनी आती है, इनके पास इनका कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ करना चाहती है, तो जाइंट कंपनी क्या कहती है कि मेले साहब, चंपी साहब, हम आपको 20,000 करोड़ रुपया देंगे, 10,000 करोड़ रुपया देंगे, ये काम कर दीजिए। तुम चंपी साहब मेले साहब उनसे पूछेंगे क्या काम ठीक ठाक है, अगर ठीक चंपी साहब मेले साहब है तो क्या पूछेंगे इससे कि आपका जो प्लांट लगाना चाहते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ठीक है, या केमिकल, ऐसा केमिकल फैक्ट्री तो नहीं है कि आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा देगा। और ये क्या जवाब देगा, अगर ठीक ठाक होंगे चंपी साहब, अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो उसको मना कर देंगे। लेकिन चंपी साहब मेले साहब सच में मेले हैं और साथ में चंपी टाइप के हैं, तो क्या करेंगे, कहेंगे कि जनता के भाड़ में, लाओ पैसा दो और प्लांट लगाओ। तो क्या करना है, नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस। हमें चंपी साहब और मेले साहब को क्या करना है, क्या करना था कि इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना था, लेकिन आ गए तो क्या होगा, इन्होंने इलीगल काम कर दिया, करना नहीं था, ठीक है। लेकिन आदर्श स्थिति में क्या होगा, तो करना क्या है इनको, चंपी साहब और मेले साहब एक्चुअल में क्या करना है, इनको इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक कंपनी कहती है कि पैसा लो, हमारे फेवर में कानून बनाओ। गलत क्या है कि पैसे लेकर सपोर्ट कर दिया, सही काम क्या है, मना करना और जनहित में फैसला लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चंपी साहब मेले साहब ठीक होंगे तो काम भी ठीक होगा। अब चंपी साहब मेले साहब को कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैं, उसका ढंग से उपयोग करना है, जो एक्स्ट्रा पावर है वही है इनका विशेषाधिकार, तो उसका मिसयूज ना करें, ठीक है। पार्लियामेंट में बोलने के फ्रीडम है इनको, तो गलत तरीके से कुछ ना बोले, किसी पर झूठा आरोप लगा दिया है ना, फैक्ट के आधार पर बात करनी चाहिए इनको। पार्लियामेंट में खड़े हैं या विधानसभा में खड़े हैं, फ्रीडम है इनको बोलने का, ठीक है। तो पार्लियामेंट में लगे किसी को आरोप लगा दिए, एक चंपी साहब दूसरे पार्टी के चंपी साहब पे आरोप लगा दिया, एक विधानसभा है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे गाली दे दी, ये ना करें, ठीक है। क्या करना है, पार्लियामेंट में बोलने की फ्रीडम है तो आरोप नहीं लगाना है, तथ्य के आधार पे चंपी साहब मेले साहब को बात करनी होगी। एक्स्ट्रा पॉइंट है ये सारी चीजें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, टैक्स पेयर के पैसे से ही सार्वजनिक संपत्ति बनती है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, तो क्या करना चाहिए इनको, करना क्या है, उसकी रक्षा करें, यानी सरकारी चीज अपनी नहीं होती, मेले साहब चंपी साहब की नहीं होती है, ये किसकी होती है, सिटीजन्स की होती है, तो उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए चंपी साहब और मेले साहब को क्या मिला है, गाड़ी मिला हुआ है चलने फिरने के लिए, जल्दी से जल्दी सिटीजन की समस्या सुनने के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस की कार ले लें और फटाक से सिटीजन के पास पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन क्या किया चंपी साहब मेले साहब, गलत तरीके से, क्या गलत क्या होगा कि शादी पार्टी में यूज कर रहे हैं उस पार्टी, पब्लिक वेलफेयर के लिए वो गाड़ी मिली हुई है, पेट्रोल मिला हुआ है, टैक्स पेयर के पैसे हैं, तो उनका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, शादी पार्टी में यूज कर रहे हैं, घूम रहे हैं वहां पे। सही यूज क्या था इनका कि सिर्फ ऑफिशियल काम उनका यूज करना था। बहुत सारे चंपी साहब मेरे साथ क्या होता है, क्या करते हैं, टैक्स के पैसे आपके खुद के हैं, इस टैक्स के पैसे से इनके लिए चरपहिया सामान होती है, इसमें पेट्रोल जाता है, किस लिए जाता है कि सिटीजन जो होता है उनके दुख दर्द को सुनने के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से पहुंच जाए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हैं, ये फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से पहुंच जा रहे हैं शादी में, पार्टी में, और वहां पे कुछ चल रहा है व्यवस्था बढ़िया, और सिटीजन यहाँ पे चंपी जिनको चुना हुआ है वो चंपी साहब मेले साहब चिल्ला रहा है, तो चंपी साहब मेले साहब कहाँ है, पार्टी में, पार्टी यूं ही चलेगी, इस मूड में है। तो कहने का मतलब ये है कि मिसयूज नहीं करना है चंपी साहब मेले साहब को, जिस चीज के लिए सुविधाएं मिली उसी चीज पे इस्तेमाल करें। देखिए
गरिमा बनाए रखनी है चंपी साहब एमएलए साहब को। क्या करना है, अपने पद के हिसाब से बिहेव करें, जो पद मिला हुआ है उस हिसाब से बिहेव करें, ठीक है। पब्लिक में गाली ना देने लगे, लड़ाई ना करें, ठीक है। शांति और सम्मान से बात करें। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल, बहुत पुराना नहीं हुआ। एक मीडिया के थे, एक मीडिया कर्मी थे, एक मंत्री साहब जा रहे थे यहाँ से, एमएलए साहब या चंपी साहब इनसे मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं। चंपी साहब एमएलए साहब क्या कर रहे हैं कि क्या 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 वर्ड चला था, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल था, क्या बोल रहे थे, क्या क्या घंटा हो गया है, तो ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया था। तो पूरे देश के लोगों ने चंपी साहब एमएलए साहब को खूब क्या किया, घेर लिया, खूब इनको ट्रोल किया। तो इन्होंने क्या किया, पब्लिकली गाली दे दी। तो क्या करना था, पब्लिक में गाली नहीं देना चाहिए था, कि बिहेव क्या करना है, बिहेव अच्छे से करना था, गरिमा बनाए रखनी थी। अपने पद के हिसाब से जिस हिसाब का इस्तेमाल किया शब्दों का, वो नहीं करना था, लेकिन कर दिया तो नहीं करना चाहिए। तो ये एग्जांपल आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत पुराना नहीं हुआ है, 3-4 महीने हुए होंगे। और क्या करना चाहिए, चंपी साहब को जनता की समस्याएं सुनना होगा, रिस्पॉन्सिवनेस दिखानी होगी, यानी लोगों की प्रॉब्लम सुने, सॉल्व करे। गाँव में या कहीं पे भी पानी उगने की समस्या है तो उसको इग्नोर ना करें, अधिकारी से बात करके उसका समाधान करें। तो रिस्पॉन्सिवनेस बताया था, क्या था, रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बात की थी हम लोगों ने पीछे पिछली क्लास में, कि अगर कोई भी समस्या होती है तो रिस्पॉन्स करना होगा। मीडिया अगर सही न्यूज दिखाएगी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, रिस्पॉन्स कर पाएगी। कहीं पे बाढ़ आया है, कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे तबाही मची हुई है, मीडिया पहुंच जाती है, वो सब कुछ दिखा रही है ईमानदारी से, तो ये फीडबैक मिलता है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कर पाता है। गवर्नमेंट अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, इग्नोर कर रही है, तो क्या कर रही है, गलत कर रही है, या मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है, तब गलत कर रही है। क्यों, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, जो फीडबैक देख रहा है उसी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो गड़बड़ काम है। तो एक कंबाइन स्टोरी देखिए। एक अच्छा एमएलए साहब कौन होगा, कि किसी कंपनी के दबाव में नहीं आता है, सच बोलता है, सरकारी चीजों का मिसयूज नहीं करता है, रिस्पेक्टफुल रहता है, लोगों की समस्याएं सुनता है। यही आइडियल जनप्रतिनिधि है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत ही आइडियल हो गया ना, इसीलिए लिखा हुआ कि आइडियल जनप्रतिनिधि आइडियल। अब देखिए, लोकसभा की आचार समिति, लोकसभा ढंग से चल पाए, पार्लियामेंट में लोग ढंग से बात कर पाए, लोकसभा की आचार समिति है, एथिक्स कमिटी है ऑफ लोकसभा। वो देखती है, लोगों का आचरण देख रही थी, कैसे बिहेव कर रहे हैं लोग लोकसभा के। मैं राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ऐसी समिति है जो चंपी साहब की, यानी सांसदों के व्यवहार को पे नजर रखती है। ये खड़े हैं, ये लोकसभा है, यहाँ पे चंपी साहब लोग बैठे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा चंपी साहब बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कमेटी है, आचार कमेटी देख रही है इनको, ध्यान दे रही है बैक साइड से, गड़बड़ तो नहीं बोल रहे हैं, सही से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। यानी सांसद तो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, या चेक करने वाली एक टीम है पूरी की पूरी, उसको कहते हैं आचार कमेटी। करती क्या है, समिति गलत काम करने वाले सांसदों की जांच करेगी और सिफारिश करती है कि इसको क्या करना है, सस्पेंड कर देना है या सांसद के पद से ही हटा देना है। फाइनल डिसीजन किसका होता है, जो ऊपर बैठा हुआ स्पीकर होता है, उसका फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखिए और समझिए, आचार कमेटी क्या करेगी, है आचार कमेटी ये देखती है कि एमपी ढंग से, एमपी की जांच करती है चंपी साहब, ठीक है। मान लीजिए कि स्कूल है, उस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स अगर कुछ गड़बड़ करता है तो क्या करता है, टीचर देखता रहता है। टीचर अगर स्टूडेंट को गड़बड़ करता है तो टीचर देखता है, ठीक है। फिर क्या करता है, प्रिंसिपल को बता देता है कि इसने ये चीज किया है, इसको ये सजा मिलनी चाहिए। तो ये जो टीचर है ये आचार कमेटी है, और ये जो स्टूडेंट्स हैं वो एमपीज हैं, ठीक है। और इनके जो आचरण है उनकी सिफारिश, इनको सस्पेंड करना है, हटा देना है, उनकी सिफारिश ये यहाँ बता देगा, रिकमेंड कर देगा कि ये ऑप्शन है, ठीक। फाइनल, ये प्रिंसिपल कौन है, ये स्पीकर है, फाइनल डिसीजन इसका आता है। समझ में आया, एमपीज कौन है, स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट एमपी है, टीचर आचार कमेटी है जो जांच कर रही है इनकी, रिकमेंड करती है प्रिंसिपल को यानी स्पीकर को, और स्पीकर का फाइनल डिसीजन होता है। तो समझ में आया होगा। तो ये समिति क्या क्या करेगी, ये बस देख लीजिए। देखिए क्या कहा, शिकायत सुनने का काम, मतलब क्या, अगर किसी एमपी के खिलाफ शिकायत आती है तो ये समिति उसे सुनेगी। खबर आई कि एमपी ने पैसे लेकर सवाल पूछे हैं, चंपी साहब ने पार्लियामेंट में पैसा लेकर सवाल पूछ लिया, तो कोई व्यक्ति कंप्लेंट कर देता है, तो जांच करेगी कमेटी, जांच करेगी कि सच क्या है, ये पता लगाएगी। एमपी से पूछताछ होती है, बैंक अकाउंट चेक होते हैं, सबूत इकट्ठा किया जाता है, और छोटी अदालत बनती है, एक छोटी अदालत जैसी है पूरी की पूरी, ठीक है। और क्या होगा, सजा की सिफारिश करेगी कमेटी, करेगी मतलब गलती साबित हुई तो एक्शन सजेस्ट करेगी, कि वार्निंग दे देगी, सस्पेंड करने का, एक्सपेल करने का, यानी संसद को हटाने का, जो मैंने बताया। तो फाइनल डिसीजन किसका आता है, स्पीकर का, यानी स्टूडेंट है, टीचर है, प्रिंसिपल है,
इसके आंसर पे ध्यान कौन रखना है? टीचर। कौन है? कमिटी। कमिटी देख लिया इसके ने कुछ गड़बड़ किया है तो इससे जांच होगी, इसको पता किया जाएगा। फिर क्या रिकमेंड करेगी टीचर प्रिंसिपल को? किसको क्या करना है? वार्निंग देना है, सस्पेंड करना है, एक्सपेल यानी हटा देना है स्कूल से। तो फाइनल स्पीकर पास करेगा वो कि हटा दो, वार्निंग दे दो, सस्पेंड कर दो। फाइनल डिसीजन स्पीकर का। समझ में आया? और क्या करती है कमेटी? एमपी इसके लिए गाइडलाइन बनाने का काम, यानी एमपी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आचार कमेटी करती है। फाइनल एग्जांपल पकड़िए, कैश फॉर क्यूरी केस। कुछ एमपीज ने पैसे लेकर सवाल पूछे, कंप्लेंट हुई, कमेटी ने जांच की, एमपीज को संसद से निकालने की सिफारिश की। यही कमेटी का काम है। समझ में आ गया? अब इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आचार कमेटी का काम क्या है। अब इस आचार कमेटी की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे होता क्या है? अकाउंटेबिलिटी, यानी एमपीज को जिम्मेदार बनाती है, डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की इज्जत बनाए रखती है, पब्लिक ट्रस्ट बना रहता है कि कोई एमपी अगर ऐसा करेगा तो एमपी भी रूल ऑफ लॉ से ऊपर नहीं है, हम उसको भी टांग देंगे। जनता का भरोसा बढ़ता है, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है, बहुत भयंकर टाइप का। तो एक फ्लो चार्ट देखिए, चेक, इन्वेस्टिगेट, रिकमेंड एंड एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी क्या क्या करेगी? एमपीज पे आरोप लगा, चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया, रिकमेंड कर दिया, यह है एथिक्स कमेटी। ये 3 वर्ड से याद करिएगा, चेक, इन्वेस्टिगेट, रिकमेंड। तो उसको बोलेंगे एथिक्स कमेटी। किसका? लोकसभा का। राज्यसभा में कुछ अंतर नहीं है, राज्यसभा में भी यही सारी चीजें होती है। देखिए, राज्यसभा की आचार समिति, एथिक्स कमेटी ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा कौन? उच्च सदन, इंटेलेक्चुअल सदन, यानी यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठते हैं। आपने देखा ही होगा। सब राज्यसभा में कौन है? राघव चड्ढा, ठीक। और कौन लोग हैं? आपने कपिल सिब्बल का नाम सुना होगा, वकील है, बेहतर, वो है, सब राज्यसभा वाले हैं। तो इंटेलेक्चुअल की सभा। तो एक समिति है राज्यसभा की आचार समिति, एक समिति है जो राज्यसभा के सांसदों का व्यवहार पर नजर रखती है। जैसे लोकसभा में एमपी का व्यवहार देखा जाता है, यहाँ पे राज्यसभा का, कि राज्यसभा के एमपी सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, ये चेक करने वाली टीम। अब मन में आपके सवाल आना चाहिए कि ये टीम क्या करती है, ये आचार कमेटी क्या करती है? जो लोकसभा की आचार कमेटी काम करती है ना लोकसभा में, वही राज्यसभा की आचार कमेटी राज्यसभा में काम करती है, ठीक है। एक स्टूडेंट है यानी एमपी है राज्यसभा का, एक टीचर है यानी आचार कमेटी है राज्यसभा का, एक प्रिंसिपल है स्पीकर, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ। अगर इसने कुछ गड़बड़ करी है तो टीचर क्या करेगा? जांच करेगा, फिर रिकमेंड कर देगा, फिर फाइनल डिसीजन उसी का होगा। क्या होगा? वार्निंग देना, सस्पेंड करना, एक्सपेल कर देना, यानी जो चेयरमैन है, सभापति है, उसका फाइनल डिसीजन होगा। लोकसभा में स्पीकर वर्ड यूज होता है, राज्यसभा में ये वर्ड यूज होता है, सभापति, चेयरमैन। अगर छोटा सा एग्जाम्पल पकड़ लीजिए राज्यसभा वाला। मान लीजिए कि एक राज्यसभा एमपी ने किसी कंपनी को फायदा लिया, ठीक है, गलत तरीके से, तो पब्लिक प्लेस पर गलत बिहेव किया, ठीक है, तो कंप्लेन हो गई, कमेटी ने जांच की, गलत पाया तो एक्शन रिकमेंड कर दिया, यही इसका काम है। फाइनल चेयरमैन, जो चेयरमैन है वो फाइनल डिसीजन देंगे, उनको रिकमेंड कर दिया गया। अब राज्यसभा में जो व्यक्ति है वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो चेयरमैन तय करेंगे। रिकमेंडेशन करने का काम क्या है? आचार कमेटी का। तो सेम चीज, इसका क्या महत्व है? वही एमपी की जिम्मेदारी बनानी, डिग्निटी ऑफ हाउस, पब्लिक ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, यही सारी चीजें आएंगी जो लोकसभा में था। लोकसभा राज्यसभा का थोड़ा सा, दोनों सेम काम करते हैं। लोकसभा में स्पीकर को रिपोर्ट किया जाता है, राज्यसभा में चेयरमैन को रिपोर्ट किया जाता है, बस सदन अलग है, काम सेम है जो मैंने बोला। अब देखिए फाइनल चीज आप लोगों वाला आ गया, सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता, कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट्स, यानी आईएएस, आईपीएस, ठीक, आईएफएस, आईआरएस, ये वाले आ गए, ठीक है। तो सरकारी अधिकारी आईएएस, आईपीएस आदि को कैसे काम करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, यही है कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो सरकारी पावर का इस्तेमाल सिर्फ जनता के भले के लिए करो। सरकारी गाड़ी मिली हुई है, लेके सेम चीजें चंपी साहब, मेले साहब वाली हरकतें कर रहे हैं, शादी में घूम रहे हैं जाके कि आज पार्टी यूं ही चल लेगी, गाड़ी का तेल भी हम यूं ही फूकेंगे, ये नहीं हो, ठीक है। क्या क्या उम्मीद की जाती है सिविल सर्वेंट से? सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता, अपने नहीं जनता के बारे में सोचे, ये चीज तो सबसे उम्मीद की जाती है, चाहे चंपी साहब हो, चाहे मेले साहब हो, चाहे सिविल सर्वेंट हो, सबसे उम्मीद की जाती है कि जनता की भलाई के लिए ही आएंगे आगे। किताबों पे तो आ ही जाते हैं, असल में आते हैं कि नहीं आते हैं वो तो आपको अच्छे से पता है। एग्जाम्पल के लिए, कलेक्टर जमीन का फैसला कर रहा है, सही काम क्या है? जनता को फायदा दिखेगा, गलत काम क्या है? अपने दोस्त या बिल्डर का फायदा दिखेगा। कोई जमीन है, यहाँ डीएम साहब बैठे हैं, अब कोई कंपनी आती है इस जमीन पे गलत तरीके से कब्जा करने के लिए, औने पौने दाम पे यहाँ पे रहने वाले लोगों को पैसा देके भगाने का काम। तो डीएम का काम क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट देखे। और ये डीएम साहब अगर अपना हित देखेंगे तो क्या देखेंगे? किसको देखेंगे? कंपनी को देखेंगे। क्या ये भाई साहब हम आपके लिए, अब तुम्हारे हवाले ये जमीन साथियों, इस मूड में रहेंगे। ईमानदारी की उम्मीद की जाती है, यहाँ पे इंटीग्रिटी का मतलब सत्यनिष्ठा है, लेकिन इसको ईमानदारी, इंटीग्रिटी को ईमानदारी भी, इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो ईमानदारी भी कर लेते हैं, यानी इंटीग्रिटी में ईमानदारी शामिल होती है।
ठीक है, तो रिश्वत नहीं लेना है। ठेके के लिए पैसे ऑफर किए गए हैं तो पैसे ले लेना गलत काम है, मना कर देना सही काम है। ठीक है, ठेका पास हो रहा है, कोई टेंडर पास हो रहा है, कोई टेंडर पास हो रहा है, खराब काम है इस टेंडर वाले का, खराब काम है, लेकिन पैसा खूब ऑफर कर रहा है कि लीजिए डीएम साहब हमारे पाले में आ जाइए। डीएम साहब पाले में पहुंच गए, गड़बड़ हो गया। सही काम क्या होता है, डीएम साहब योग्यता देखते हैं, किस में बेहतर योग्यता है, वही काम बेहतर कर पाएगा। जो बेहतर काम कर पाएगा उसको देना चाहिए था टेंडर, लेकिन क्या किया, आइए करना नहीं चाहिए। गलत काम क्या है, पैसा ले लेना। सही काम क्या है, मना कर देना कि गेट आउट, तुम उस लायक नहीं हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करना होगा सिविल सर्वेंट को। ऑब्जेक्टिविटी क्या, डेटा पे बात करना, भावनाओं में बहना नहीं है। फैक्ट्स क्या है उस पर रख के तोलना है। ठीक है, यानी फैक्ट्स के आधार पर डिसीजन लेना। पुलिस एग्जाम्पल के लिए पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है, सही काम क्या है, सबूत देखकर डिसीजन ले। गलत काम क्या है, अमीर गरीब देखकर फैसला कर रहा है वो। मतलब अमीर देख लिया तो हाथ ऐसे फैला लिया, लाओ दे दो हमको, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। गरीब आदमी है, लगा उसको कूटने बदतमीजी करने। ठीक है, तो गलत काम क्या है, अमीर गरीब देखकर फैसला कर रहा है। सही काम क्या होना चाहिए, सबूत देकर, एविडेंस देखकर बात करनी चाहिए। तो फैक्ट्स के आधार पर बात करना। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी बहुत ही विस्तार से किया है, आप पिछली क्लासेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही विस्तार से हुआ है। ठीक है, और क्या करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए, ये तो करना है, सभी जगह करना है ना, काम छुपाना नहीं है। कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट है तो उसकी जानकारी पब्लिक कर दे, ये सब छुपाना नहीं चाहिए। ये सब चीजें तो खुद से ही पब्लिक कर देना चाहिए। बाद में हमें आरटीआई लगाना पड़ता है, फिर पता करना पड़ता है क्या होता है, तो इसकी जरूरत ही ना पड़े, खुद ही कर दे। ठीक है, अकाउंटेबल रहना है, गलती अगर कर रहे हैं तो जिम्मेदारी है। ठीक है, योजना में गड़बड़ी हुई तो सरकारी अधिकारी को जवाबदेह होना चाहिए, जवाब देना होगा। लीडरशिप, खुद को एग्जाम्पल बनाए। ठीक है, यानी सीनियर ऑफिसर समय पर आए, बाकी स्टाफ भी उसको फॉलो करता है। ये तो बहुत ही छोटा एग्जाम्पल हो गया ना, कि एक ऑफिस है, यहाँ पर डीएम साहब है, डीएम साहब समय पर यानी पंचुअल है, बहुत समयनिष्ठ है, समय का ध्यान रखते हैं, समय पर पहुंचते हैं। तो सारे यहाँ के जो लोग हैं एम्प्लॉय भी कह रहे भाई डीएम साहब तो टाइम पे आ जाते हैं, टाइम से पहले आ जाते हैं, बहुत जबरदस्त काम करते हैं, हमको भी चलना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, ये तो बहुत ही छोटा एग्जाम्पल हो गया। डीएम को रहना चाहिए ऑनेस्ट, जो ऊपर बढ़िया बढ़िया बातें कुछ लिखे हैं ना कि अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट ये सब है, तब एम्प्लॉय देख के नीचे वाला भी उसका मोरल, जो मोरल होता है ना, डाउन नहीं होता है, अप होने लगता है कि चलिए डीएम साहब हमारे साथ है, अब तो कर लेंगे दुनिया मुट्ठी में, सबके लिए बेहतरी होगा। लेकिन डीएम साहब तो डीएम साहब का डीएम साहब है। ठीक है, अखंडता, कंसिस्टेंसी इन कैरेक्टर, अंदर और बाहर एक जैसा होना चाहिए, डाइकोटमी का शिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी मन वचन कर्म से जो बोल रहा है, जो सोच रहा है, वैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, पूरा तारतम्यता हिला हुआ है, तारतम्य नहीं है कुछ, कथनी करनी में अलग अलग अंतर दिख रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, अंदर बाहर एक जैसा हो। ठीक है, बाहर ईमानदार की बातें करता है, अंदर रिश्वत लेता है, तो ये ना हो। बाहर के अगर ईमानदारी का कर रहा है तो ईमानदार होना भी चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, कानून और रूल्स को फॉलो करें, टैक्स ऑफिसर नियम के अनुसार काम करे, इलीगल छूट ना दे। इस तरह का ये एग्जाम्पल है, कोई टैक्स ऑफिसर ईमानदारी से काम कर रहा है नियम के अनुसार, कोई छूट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, एक आईएएस ऑफिसर है, रिश्वत नहीं ले रहा है, ईमानदार है, फैक्ट के आधार पर डिसीजन दे रहा है, ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो कर रहा है, जनता का भला करता है, सेल्फलेसनेस है, रूल फॉलो कर रहा है, कंप्लायंस पे ध्यान रख रहे हैं, आइडियल सिविल सर्वेंट है, आइडियल है। लेकिन ऐसा हो जाना चाहिए, हो तो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखिए आप लोग बनेंगे तो आप लोग बनिएगा ऐसा, देखना ये कि कब तक टिके रहते हैं। अगर जिसमें कहते हैं ना कि जिगरा होगा वो टिकता है, जिगर, जिसमें जिगर कलेजा हो। एक मूवी है जिगर कलेजा, जिसमें जिगर कलेजा होता है वही टिक पाता है ऐसे मामले में, जो बहुत ज्यादा शार्प माइंड का है। ठीक है, बहुत शार्प माइंड है, समय के अनुसार अपने आप को बदल देना जानता है, वाटर की तरह है, बिल्कुल पानी की तरह। इसके दिमाग में ये चीज तो चल रही है कि पब्लिक इंटरेस्ट हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन समय के अनुसार अपने आप को ढालता है, बदलता है। ठीक है, एक एजेंट की तरह रहता है, रॉक एजेंट की तरह आप ही के बीच में घूमता रहेगा ये सिविल सर्वेंट। आप जैसा देखेगा, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं आपके हिसाब से बात कर लेगा, क्यों, क्योंकि उसको मेंटेन करना है, क्या, लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ करेंगे तो एक कोने में ले जाके समझा भी देगा ढंग से। सीधे से मतलब ये है कि बहुत ही जिगर वाला काम ये होता है। जो इस तरीके के लोग हैं, जो आइडियल बोला जा रहा है ना, आइडियल सिविल सर्वेंट, इन्हें तमाम तरह के खूंखार जानवरों के बीच में एक आया है जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, बहुत ही शार्प माइंड का होगा, वो आपसे ज्यादा खूंखार होगा। लेकिन खूंखार किस सेंस में होगा, पब्लिक इंटरेस्ट देखने के मामले में होगा, ये नहीं कि पब्लिक को नोचने के मामले में।
तो आइडियल ऑफिसर क्या है? नो बायस, नो ब्राइब, पब्लिक सर्विस, ये आइडियल ऑफिसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। खूब पढ़िए जम के, पढ़ के एकदम जान लगा दीजिए, और जितने भी समरी दी जा रही है बुक की उसको सुन लीजिए, 10 मिनट तो लगता है, सुनिए उसको। इससे क्या होगा, आपका इंटेलेक्चुअलिटी हाई होती चली जाएगी। उससे क्या होगा, और ऐसी ऐसी बुक आ रही है, बुक ला रहा हूँ जानबूझ के, ढूंढ ढूंढ के, ताकि आपको हेल्प करे आपके एग्जाम में, कि आपने इतनी किताबें पढ़ी है। तो आप किताबों का ज्ञान जब इतना रखेंगे तो किताबों का नाम भी याद रखेंगे। जब बुक का नाम याद रहेगा, बुक का नाम याद रहेगा तो क्या करेंगे, कोट कर पाएंगे एग्जाम में, तो फायदा होगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, इतना ही है, मिलते हैं कल। थैंक यू।